गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत की आलोचना करते हैं। ये पार्ट है। साम्यवाद के सिद्धांत की आलोचना। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक पहलू होता है और एक नकारात्मक पहलू होता है। आलोचना करने वाले आलोचना करते हैं, उन्होंने काम में आलोचना करना है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के लिए, आदर्श नागरिक बनाने के लिए उसने यथासंभव सारे काम किए। एजुकेशन सिस्टम मिलाया। एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से व्यक्ति को अंदर से पवित्र करना चाहता है, मानव चक्षुओं को प्रकाशोन्मुख करना चाहता है। इस संसार की बुराई, भौतिक बुराइयों का वो आध्यात्मिक समाधान करना चाहता है। और साम्यवाद के माध्यम से जो व्यक्ति को पथभ्रष्ट करती हैं, जो वस्तुएं पथभ्रष्ट करती हैं या भ्रष्टाचार कराती हैं, उनको व्यक्ति के सामने से हटाता है, जिससे कि उसे लालायत ना हो। इनमें विशेष रूप से व्यक्तिगत संपत्ति की बात आती है। प्लेटो व्यक्तिगत संपत्ति का निराकरण करना चाहते हैं। व्यक्तिगत संपत्ति को सभी बुराइयों को जड़ मानते हैं। इसी प्रकार परिवार का भी वो साम्यवाद का सिद्धांत लाने का प्रयास किया। इसके अंतर्गत जो संतान या पत्नी जो होगी वह भी अपनी नहीं होगी, जिनसे कि वो मोह से ग्रसित हो जाता है। और पूरा साम्यवाद का सिद्धांत केवल अभिभावक वर्ग पर ही लागू होता है, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता है। अभिभावक वर्ग में गार्जियन क्लास में आपको मिलिट्री क्लास और साथ रूलिंग क्लास ये क्लास शामिल हैं। साम्यवाद पूरा केवल अभिभावक वर्ग पर ही लागू होता है। प्लेटो ने आदर्श राज्य के लिए, आदर्श नागरिक बनाने के लिए बहुत प्रयास किया, जिससे वो आदर्श नागरिक बन जाए, अपने न्याय के सिद्धांत का पालन करते रहें। लेकिन आलोचना करने वाले कुछ विचारक आलोचना भी करते हैं। उनमें सबसे पहले जो आलोचना आती है वो है आलोचना करने वाले विचारक ये मानते हैं साम्यवाद के सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लेटो जिन भौतिक समस्याओं का समाधान करना चाहता है, तो आलोचना करने वाले विचारक ये कहते हैं साम्यवाद के माध्यम से नहीं, तो केवल शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति को नैतिक बनाया जा सकता है, नैतिकता के पथ पर अग्रसर किया जा सकता है, उसको कर्तव्यनिष्ठ बनाया जा सकता है। दूसरी बात मिल जाती है परिवार के संबंध में, ये है प्लेटो ने परिवार या विवाह संस्था
का सरकारीकरण किया। आलोचना करने वाले विचार के मानते हैं विवाह एक पवित्र बंधन है, जबकि प्लेटो ये मानता है केवल विवाह श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति करने के लिए ही श्रेष्ठ स्त्री पुरुष का विवाह किया जाना चाहिए। अर्थात प्लेटो विवाह को एक अस्थायी मानता है, उसको एक अस्थायी मानता है। अस्थायी व्यवस्था है। विवाह को एक अस्थायी व्यवस्था मानता है प्लेटो, जो कि ठीक नहीं है, जबकि विवाह एक स्थायी संस्था है और स्थायी संस्था के आधार पर परिवार आगे चलता है, परिवार आगे बढ़ता है। प्लेटो ये मानता है स्त्री और पुरुष दोनों एक समान हैं, लेकिन आलोचना करने वाले विचारक मानते हैं स्त्री और पुरुष दोनों के स्वभाव में ही भिन्नता है, क्योंकि स्त्रियां स्वभाव से कोमल, संवेदनशील और दयालु होती हैं, जबकि पुरुष उत्साही, उद्यमी और बुद्धिमान होते हैं। महिलाओं का बच्चों को पालन पोषण करना स्वाभाविक कार्य है, पुरुष का कार्य आय के साधन जुटाना और परिवार का संरक्षण करना पुरुष का कार्य है। आलोचना करने वाले विचारक मानते हैं साम्यवाद का सिद्धांत प्लेटो के ही न्याय के सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि प्लेटो न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत यह मानता है प्रकृति ने जिस व्यक्ति को जिस कार्य के लिए बनाया है वह व्यक्ति केवल वही काम करे और दूसरे काम में इंटरफेयर न करे। प्लेटो के अनुसार यह न्याय है, परंतु साम्यवाद के अंतर्गत स्त्री पुरुष दोनों को समान करने का प्रयास किया है। स्त्रियों का जो विशेषज्ञता है या प्राकृतिक जो गुण है वो बच्चों को लालन पालन करने और घर संभालने का उनका एक प्राकृतिक गुण है, उसको छीन करके प्लेटो उनको अन्य सैनिक बनाना चाहता है या राज के कार्यों में लगाना चाहता है। इसलिए आलोचना करने वाले विचारक मानते हैं प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। संबंध कोई प्लेटो आलोचना करने वाले विचारक ये मानते हैं कि प्लेटो जिस तरह के साम्यवाद परिवार के साम्यवाद के अंतर्गत यौन संबंधों की बात करता है, तो आलोचना करने वाले विचारक मानते हैं यौन संबंध कोई सार्वजनिक विषय नहीं है। यौन संबंध एक गुप्त एकांत का विषय है जिसको एकांत और गुप्त तरीके से किया जाना चाहिए। इस तरह से आलोचना करने वाले विचारक इनकी आलोचना करते हैं। नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं। प्लेटो यह मानता है साम्यवाद के परिवार के साम्यवाद के माध्यम से बच्चों में नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं है, क्योंकि आलोचना करने वाले विचारक ये मानते हैं नैतिक गुणों का परिवार के साम्यवाद के अंतर्गत
बच्चों में नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं है, क्योंकि परिवार प्रथम पाठशाला है जहाँ से व्यक्ति के नैतिक गुण सीखता है, राष्ट्रभक्ति सीखता है, देशभक्ति सीखता है, नैतिकता गुण आते हैं, सदाचार गुण आते हैं और सामान्य प्रकार के गुण भी आते हैं। इस तरह से उन बच्चों में नैतिकता की प्रेम, त्याग, सहानुभूति, सेवा का भाव जागृत होता है। और जबकि कर्तव्य, सहानुभूति, सहयोग, बलिदान, कर्तव्यपरायणता, आज्ञा पालन, इस तरह की भावना का विकास परिवार में होता है। क्योंकि प्लेटो आलोचना करने वाले ये मानते हैं परिवार नैतिक व्यवहार की प्राकृतिक पाठशाला है और पत्नी उनके संवाद में संयम से भी ये है अच्छे मूलभूत तत्व माने जाते हैं। कोई नंबर 7 हम लिखते हैं, नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7 और राज्य दोनों के लिए आलोचना करने वाले विचारक प्लेटो ने इस हमने साम्यवाद के सिद्धांत, चाहे वो संपत्ति के साम्यवाद रहा हो या परिवार के साम्यवाद रहा हो, राज्य में की एकता अखंडता स्थापित करने के लिए राज्य को, जो प्लेटो से पहले राज्य में संघर्ष हो रहे थे या जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उसको मिटाने के लिए राज्य ने अपने आदर्श राज्य की स्थापना करने का विचार दिया और अपने आदर्श राज्य की स्थापना का अंतर्गत साम्यवाद के माध्यम से राज्य की एकता अखंडता बढ़ाने का प्रयास किया। क्योंकि प्लेटो ये मानता था कि संपत्ति सभी संघर्ष की जड़ है और महिलाएं भी, स्त्रियां भी सारे संघर्ष की जड़ है और यहीं से भ्रष्टाचार का आरंभ होता है, यहीं से व्यक्तिवाद का आरंभ होता है, यहीं से व्यक्ति में स्वार्थपरता का भाव जागृत होता है, यहीं तेरे मेरे का भाव जागृत होता है। परंतु जिसके पास न संपत्ति होगी, ना परिवार होगा, ना स्त्री होगी, तो राज्य में एकता अखंडता बनी रहेगी। लेकिन आलोचना करने वाले विचार के मानते हैं अत्यधिक एकीकरण व्यक्ति और राज्य के लिए दोनों को हानिकारक है, क्योंकि इस आदर्श राज्य में जो व्यक्ति की स्थिति है वह आदर्श राज्य के एक पुर्जे के समान है। राज्य और व्यक्ति दोनों में समानता है, दोनों में, क्योंकि प्लेटो का आदर्श राज्य है वो सावयव सिद्धांत के आधार पर माना गया है। उस राज्य का व्यक्ति उस राज्य का एक अंग है, जो अपना विकास करना है वह राज्य के अंतर्गत रह करके विकास करना है। और राज्य के लिए इसलिए हानिकारक है क्योंकि वह व्यक्ति के एक सांचे में ढालने का प्रयास करता है, जिसकी उसे आवश्यकता है, उसे आदर्श राज्य की आवश्यकता है। आदर्श राज्य के लिए, आदर्श नागरिक बनाने के लिए एक सांचे में ढालने का प्रयास करता है। तो राज्य ना तो व्यक्ति का पूर्ण तरह से विकास हो पाता है, ना ही वो अपने विकास के माध्यम से राज्य में कोई योगदान दे पाते हैं। इसलिए अत्यधिक एकीकरण व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए हानिकारक है। हमारा सिद्धांत नीरज सिद्धांत है। इसके अंतर्गत क्योंकि जो प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वह उसके पास ना तो उन्हीं की संपत्ति है, ना ही परिवार है, स्वाभाविक रूप से वह परिवार के आनंद से वंचित रह जाता है और वह आकर्षण के लिए कोई क्षेत्र नहीं छोड़ता। इसलिए आलोचना करने वाले विचारक मानते हैं
प्लेटो का संवाद सिद्धांत एक नीरज सिद्धांत है। उसे किसी भी तरह का उसको प्रोत्साहन या उसको प्रेरणादायक सिद्धांत नहीं है जिससे कि सब लोग प्रेरणा लें। यहाँ पर जो साम्यवाद सिद्धांत जो गार्जियन क्लास के लिए लागू किया गया है वो अभावक वर्ग के लिए लागू किया गया है। उसके पास न कंचन है, न कामनी है, न परिवार है, न संपत्ति है। जब मेरा कुछ है ही नहीं, परिवार ही मेरे पास नहीं है, मैं जिसको कमाऊँ वो संपत्ति मेरे पास नहीं है, तो मुझे एक नीरसता का भाव प्रकट होता है और किसी तरह का प्रोत्साहन या प्रेरणादायक भाव नहीं आते हैं। इस तरह से प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत की आलोचना की जा सकती है। अब हम आधुनिक साम्यवाद प्लेटो के साम्यवाद के अंदर की बात करते हैं। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में अंतर और समानता करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमें पहले हम समानता की बात कर लेते हैं। यहाँ पर समानता की बात कर लेते हैं और समानता मानते हैं वही समानता है व्यक्ति का दोनों में ही व्यक्ति का महत्व नहीं है। एक सामुदायिक जीवन सामुदायिक जीवन की बात करते हैं। सामुदायिक जीवन की बात करते हैं। इसके कब जाना है कौन सी क्लास में पुस्तक का पुस्तक चल रही है करके देखो तो एक बार वो करके देखिए जारी होगी। विश्वास करते हैं विश्वास करते हैं। इस तरह से तीन चार अंतर हम देख सकते हैं, तीन चार समानता हम देख सकते हैं। यहाँ वहाँ भी व्यक्तियों को महत्व नहीं है, समाज का महत्व है। हम सामुदायिक जीवन की बात कीजिए, हम सामुदायिक जीवन की बात कीजिए, दोनों सर्वसत्तावाद में विश्वास करते हैं। क्योंकि प्लेटो का जो प्राचीन राजा है उसके पास असीमित शक्तियाँ हैं और जिस तरह के आधुनिक
संवाद में देखने को मिलती हैं। अब दोनों में अंतर कर लेते हैं। प्लेटो संवाद है वह अधूरा संवाद है। जो अंतर आता है प्लेटो संवाद अधूरा अंतर है। आगे बात करना होगा। जो लागू होता है वह है अभाव पर केवल क्लास क्लास और क्लास पर लागू होता है। यहाँ पर पूरी संपूर्ण होल पॉपुलेशन बड़ा होता है। होल पॉपुलेशन बड़ा होता है। दूसरा जो उत्तर मानते हैं, जो अंतर मानते हैं वह जो प्लेटो का संवाद है वह राजनीतिक है। राजनीतिक संवाद तो यह है आर्थिक संवाद। प्लेटो का जो संवाद है वह राजनीतिक संवाद है, क्योंकि प्लेटो संवाद के माध्यम से राज्य में एकता अखंडता लाना चाहता है, राज्य में खुशहाली लाना चाहता है। जबकि आधुनिक संवाद है वो एक आर्थिक संवाद है, वो समाज में आर्थिक समानता लाना चाहता है, शोषण को मिटाना चाहता है। आदर्श राज्य के संवाद के अंतर्गत, प्लेटो के संवाद के अंतर्गत एक आदर्श राज्य की बात करते हैं। राज्य के अस्तित्व की एक पहचान है। जबकि आधुनिक संवाद के अंतर्गत जो लास्ट स्टेज में आकर के वो ये कहता है विदरिंग अवे योर स्टेट, राज्य गायब हो जाएगा, राज्य पूरी समाज की बात करते हैं। ये है नंबर 4। प्लेटो आर्थिक
आर्थिक और राजनीतिक शक्ति दोनों को अलग करने का विचार देता है, क्योंकि जिस वर्ग के हाथ में आर्थिक शक्ति है उसके पास राजनीतिक शक्ति नहीं होनी चाहिए, जिस वर्ग के पास राजनीतिक शक्ति है उसके हाथ में आर्थिक शक्ति नहीं होनी चाहिए। जबकि आधुनिक साम्यवाद के अंतर्गत आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति दोनों ही एक वर्ग के हाथ में दिखाई देती हैं। प्लेटो संपत्ति के संबंध में बात जो करता है, प्लेटो जो उत्पादक वर्ग है केवल उसी को उत्पादन और की सुविधा देता है, बाकी आपके सैनिक वर्ग है और शासक वर्ग है उन दोनों को संपत्ति के ना उत्पादन से मतलब है ना ही उनके वितरण से मतलब है। जबकि आदि संपादन माध्यम से संपत्ति का सरकारीकरण है, सामाजिकरण है, समुदायकरण है और संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण होने की बात की जाती है। बच्चों का जो सम्मान है वो है अभिभावक वर्ग के लिए अलग, वो है गार्जियन क्लास के लिए अलग, वो है जिसके लिए परिवार नहीं, उस संबंध में वो अपने परिवार नहीं रख सकते, उनका कोई परिवार नहीं होगा जिससे कि वो एक आदर्श राज्य के आदर्श नागरिक बन सकें। लेकिन आधुनिक राज्य साम्यवाद के अंतर्गत परिवार के बारे में कोई किसी भी तरह का कोई कुछ नहीं किया गया है। नंबर 7 लास्ट के अंतर्गत ये मानते हैं, लास्ट के अंतर्गत ये मानते हैं